Good morning, students. We are going to read the next topic of this lesson, the Umayyads and the centralization of polity, from page number 83, last paragraph. The conquest of large territories destroyed the caliphate based in Medina. जब बहुत ज़्यादा प्रदेशों को जीतने लगे ये जो उमैयद थे, नया वंश मुआविया ने शुरू किया था उमैयद वंश, तो बहुत ज़्यादा बड़े प्रदेशों पर इनका अधिकार हो गया, जिससे जो खलीफ थे या खलीफा का जो पद था वो डिस्ट्रॉय हो गया जो मदीना में स्थापित था, एंड रिप्लेस्ड इट विद एन इंक्रीजिंगली ऑथोरिटेरियन पॉलिटी, और इसका स्थान एक बढ़ते हुए राजतंत्र की जो राजनीति होती है उसने ले लिया. द उमैयद्स इम्प्लीमेंटेड अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल मेजर्स विच कंसोलिडेटेड देयर लीडरशिप विद इन द उमा. उमैयद्स ने क्या किया, जो बहुत सारे कुछ राजनीतिक सुधार उन्होंने किए जिन्होंने उमा के अंदर उनकी लीडरशिप को कंसोलिडेट किया, मजबूत किया. द फर्स्ट उमैयद खलीफ मुआविया मूव्ड हिज कैपिटल टू दमिश्क. सबसे पहला उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट किया उमैयद ने वो ये किया, जो पहला खलीफा बना इस उमैयद वंश का वो था मुआविया. उसने अपनी कैपिटल को मूव कर लिया, कैपिटल को चेंज कर लिया, मदीना से दमिश्क बदल लिया. दमिश्क ये जो शहर था ये सीरिया के पास था. एंड एडोप्टेड द कोर्ट सेरेमनीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस ऑफ बेंजेंटाइन एम्पायर. और जो बेंजेंटाइन साम्राज्य था उसमें जो भी राजनीतिक संस्थाएं थी या जो भी वहाँ कोर्ट सेरेमनीज थी, उनकी जो दरबारी कोई भी सेरेमनीज होती थी, कार्यक्रम होते थे, उनको एडोप्ट कर लिया, अपना लिया. यानी कि जो भी बेंजेंटाइन एम्पायर में होता था उसको पूरी तरह से अपना लिया. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड हेरिडिटरी सक्सेशन. और एक और नई शुरुआत क्या की उन्होंने, हेरिडिटरी सक्सेशन, वंशानुगत उत्तराधिकार. अगला जो उसका एक नया जो बदलाव था वो था वंशानुगत बदलाव करना. यानी कि एक जो सक्सेशन होता है, उत्तराधिकार होता है, उसके ऊपर वंश, उसके ही वंश का, यानी कि जैसे उसका बेटा वो आगे राजा बनेगा. एंड परसुएडेड द लीडिंग मुस्लिम्स टू एक्सेप्ट हिज सन एज हिज हियर. और उसने जो प्रमुख मुसलमान थे उनको भी मना लिया अपने बेटे को उसके वारिस के रूप में स्वीकार करने के लिए. दीज इनोवेशंस वर एडोप्टेड बाय द खलीफ्स हु फॉलोड हिम. और उसके बाद जितने भी खलीफा आए उन्होंने भी इसी नए चेंज को एडॉप्ट किया या अपनाया. एंड अलाउड द उमैयद्स टू रिटेन पावर फॉर 90 ईयर्स. और इसने उमैयद्स को 90 सालों तक अपनी शक्ति को कायम रखने या बनाए रखने के लिए अलाउ किया. एंड द अब्बासी फॉर 2 सेंचुरीज. और अब्बासियों ने फिर आगे 2 शताब्दियों तक शासन किया इसी तरीके से, यानी कि इसी हेरिडिटरी सक्सेशन के बल पे. द उमैयद स्टेट वॉज नाउ एन इम्पीरियल पावर. अब उमैयद राज्य एक साम्राज्यवादी ताकत बन गया. नो लॉन्गर बेस्ड डायरेक्टली ऑन इस्लाम. अब ये सीधे ही इस्लाम के ऊपर निर्भर नहीं रहा, आधारित नहीं रहा, क्योंकि जो पहले जो शुरू के 4 खलीफा थे वो इस्लाम को लेकर ही अपना राज्य उन्होंने बनाया था. इस्लाम को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसमें दी जाती थी. पर अब ये जो नया उमैयद वंश शुरू हुआ था इसमें ऐसा नहीं था, ये पूरी तरह से इस्लाम पे बेस्ड नहीं था, बट ऑन स्टेट क्राफ्ट. बल्कि और स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है शासन कला. यानी कि एक अब ये शासन कला पर आधारित था और लॉयल्टी ऑफ सीरियन ट्रूप, जो सीरिया के सैनिक थे उनकी वफादारी पर आधारित था. क्योंकि सीरिया के पास जो दमिश्क है वहां उन्होंने कैपिटल बनाई थी और वहां के सैनिकों को उन्होंने अपनी सेना में भर्ती किया था. तो उनकी वफादारी और जो उनकी शासन कला थी, शासन को चलाने की कला, उस पर अब ये आधारित था. देयर वर क्रिश्चियन एडवाइजर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज जोरोएस्ट्रियन स्क्राइब्स एंड ब्यूरोक्रेट्स. उनके प्रशासन में अब कुछ ईसाई सलाहकार भी थे और उसके साथ ही जो जोरोएस्ट्रियन क्या था, ये ईरान का एक प्राचीन धर्म था. वहाँ के लिपिक भी थे, स्क्राइब्स थे, और ब्यूरोक्रेट्स में मतलब बड़े अधिकारी भी उसमें शामिल थे. हावेवर इस्लाम कंटिन्यूड टू प्रोवाइड लेजिटिमेसी टू देयर रूल. और जबकि इस्लाम ने भी
अपनी जो वैधता होती है, कानूनी वैधता, वो उनके शासन को कंटिन्यू रखी, प्रोवाइड करनी। द उमैयद्स ऑलवेज अपील्ड फॉर यूनिटी एंड सप्रेस्ड रिबिलियंस इन द नेम ऑफ इस्लाम। वो हमेशा ही एकता के लिए अपील करते थे और जो विद्रोह होते थे उनको इस्लाम के नाम पर दबा देते थे। दे ऑल्सो रिटेन्ड देयर अरब सोशल आइडेंटिटी। उन्होंने अपनी जो उनकी अरबी सामाजिक पहचान थी उसको भी बनाए रखा। ड्यूरिंग द रीन ऑफ अब्द अल मलिक 685 to 705 एंड हिज सक्सेसर्स। जो अब्द अल मलिक जो एक उमैयद वंश का शासक था, उनके शासन के दौरान और उसके जो उत्तराधिकारी थे उनके शासन के दौरान बोथ द अरब एंड इस्लामिक आइडेंटिटीज वर स्ट्रोंगली एम्फेसाइज्ड। अरबी जो उनकी पहचान थी और जो उनकी इस्लामिक पहचान थी, उन दोनों को ही मजबूती से उन पे जोर दिया गया। अमंग द मेजर्स अब्द अल मलिक टुक वर द एडॉप्शन ऑफ अरेबिक एज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इस्लामिक कोइनेज। अब उन्होंने दो मेन चेंज किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। उनके जो मेजर्स थे, जो उन्होंने उपाय किए या नए कदम उठाए अब्द अल मलिक ने, वो क्या थे? एक तो उन्होंने अरबी को अडॉप्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज के रूप में, यानी कि प्रशासन की भाषा के रूप में अरबी को अपनाया। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इस्लामिक कॉइनेज, और उन्होंने एक नई शुरुआत क्या की, एक इस्लामी सिक्का उन्होंने इंट्रोड्यूस किया या चलाया। द गोल्ड दिनार एंड सिल्वर दिरहम दैट हैड बीन सर्कुलेटिंग इन द एम्पायर खलीफेट। सोने का दिनार और चांदी का दिरहम जो अभी तक उनके खिलाफ जो खलीफा का शासन था उसमें सर्कुलेट हो रहा था, यानी कि चलन में था। वर कॉपीज ऑफ बेंजेंटाइन एंड ईरानियन कॉइन्स, वो क्या थे? जो अभी तक सिक्के चले हुए थे, सोने का जो दिनार था या चांदी की दिरहम, वो बेंजेंटाइन और ईरान के जो सिक्के थे उनकी कॉपीज थी, ये उनकी नकल थी। और ईरान, बेंजेंटाइन जो था वहाँ पे था दिनेरियस, और ईरान के अंदर था द्रास विद सिंबल्स ऑफ क्रॉसेस, जिसके ऊपर क्रॉस के प्रतीक थे या सिंबल थे, या फिर फायर अल्टर्स यानी कि अग्नि की वेदी, ये सिंबल इस पे पहले बने हुए थे। एंड ग्रीक एंड पहलवी इंस्क्रिप्शंस, और इनके ऊपर ग्रीक और पहलवी भाषाओं में इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे, यानी कि लेख लिखे हुए थे, और ये ईरान की लैंग्वेज थी। दीज सिंबल्स वर रिमूव्ड, अब इन सिंबल्स को हटा दिया। एंड द कॉइन्स नाउ कैरिड अरेबिक इंस्क्रिप्शंस, अब इन पे अरबी भाषा में इंस्क्रिप्शन लिखी गई। Abd al-Malik also made a highly visible contribution to the development of an Arab Islamic identity by building the Dome of the Rock in Jerusalem. Abd al-Malik ने एक और नया काम किया, एक कंट्रीब्यूशन किया अरब इस्लामिक आइडेंटिटी जो थी, यानी कि अरबी इस्लामी पहचान जो थी, उसके विकास में एक और योगदान उन्होंने दिया। वो कैसे दिया? उन्होंने एक डोम ऑफ रॉक बनवाया जेरूसलम में। जेरूसलम ये भी वेस्ट की साइड ही एक सिटी थी जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और ये ईसाइयों के लिए भी बहुत ही एक तरह से इम्पोर्टेंस थी इस सिटी की। तो वहाँ पे उन्होंने डोम ऑफ रॉक बनवाया था, और ये उनकी इंडो इस्लामिक जो आइडेंटिटी थी उसके डेवलपमेंट में एक कॉन्ट्रीब्यूशन था, एक योगदान था। ये जो डोम ऑफ रॉक था ये एक पथरीले टीले पर बनाया गया था, और यह जो इस्लामी वास्तुकला थी उसका यह पहला सबसे बड़ा नमूना था। जेरूसलम नगर की जो मुस्लिम संस्कृति थी उसका ये एक प्रतीक था, और इस मोन्यूमेंट का जो निर्माण हुआ था वो पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की ओर जो उन्होंने रात्रि यात्रा की थी उससे ये मतलब जुड़ गया था, इसलिए ये एक मिस्टिकल बन गया था। इसकी इम्पोर्टेंस जो थी वो एक मिस्टिकल वे से देखी जाती थी।